बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। जो हम चर्चा करेंगे केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे का, और मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में क्या वाकई जो वादे किए थे, जितने भी उन्होंने वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, इतने बड़े वादे किए कि अब उन वादों को लेके उन्हें खुद कई तरह के सवाल उनके मन में है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि क्या केजरीवाल आने से पहले, अभी जैसे ही उनका शपथ ग्रहण से पहले सीएनजी के दाम बढ़े, वो भी 4.5 रुपए। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस और आप के ऊपर क्या कह रहे हैं, जरा आप सुने। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पर्दे के पीछे कई किस्म की साठगांठ हुई है। एक दूसरे को समर्थन देने और लेने के लिए कई किस्म की कंडीशंस तय हुई हैं। वैसे तो दिल्ली की जनता का भी ये अधिकार है उन कंडीशंस को जानने का। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम दिल्ली में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए मुस्तैदी से हमारा एक एक विधायक अपने अपने क्षेत्र में भी और दिल्ली की विधानसभा में भी काम करेगा। जहां भी हम देखेंगे कि जनता के हितों की उपेक्षा हो रही है, वहां हम सरकार के उस हर काम का सख्ती से विरोध करेंगे और हर इशू को उसकी मेरिट्स के ऊपर हम तय करेंगे। और केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं। ऑटो वाले जितने हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूरे कैंपेन में बहुत सहयोग किया था, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं और वो स्ट्राइक पे जाने की सोच रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि स्ट्राइक पे ना जाएं, अपील करूँगा, मुझे 2 दिन का समय दें। अगर तो ये सीएनजी की हम कोशिश करेंगे बात करके कि सीएनजी का प्राइस हाइक क्यों हुआ, क्या उसको रोल बैक किया जा सकता है, और अगर ज़रूरत है तो ऑटो वालों के साथ, फिर सारे ऑटो वालों के साथ बैठेंगे और उनके जो भी इंटरेस्ट्स हैं, और केवल यही नहीं, उनकी और भी कई सारी समस्याएं थी, उनका भी समाधान किया जाएगा। सरकार बनने के 2 दिन पहले सीएनजी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए, तो एक मन में शंका तो पैदा होती है, भाई 2 दिन रुक जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी, और चुनी हुई सरकार आ रही है उससे भी पूछ लेते, क्योंकि मैं जब कल दफ्तर जाऊंगा तो एक तो ये देखने की कोशिश करूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा कि ये दाम क्यों बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, क्या कारण थे, क्या कैलकुलेशंस हैं इसके पीछे, और क्या वो कैलकुलेशंस वाजिब हैं, क्या वो बढ़ाने की ज़रूरत है, पहली चीज़। तो उसको मैं कल जब फाइल देखूंगा तभी मैं पता कर सकता, मैं कुछ इस पे कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन अगर रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कितने बदल गए हैं स्वर। आप अरविंद केजरीवाल को याद करें, जब बिजली के दाम की वो बात करते थे, कहते थे कि ये शीला की सरकार और दिल्ली की सरकार और ये पूरी भ्रष्ट है, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार फैला दिया है, ये दाम बढ़ा देते हैं, इन्होंने दाम बढ़ा के अब ये कह रहे हैं कि देखिए इन बातों को लेके हमें ज़रा 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा कि बढ़ाने की ज़रूरत थी या नहीं। वो जो स्वर होते हैं, उस स्वर में कितना बदलाव आ गया है। अवधेश जी, देखिए, जब व्यक्ति एक विरोध में उतरता है, स्वयं को आंदोलनकारी, विद्रोही, परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी मान के चलता है, हमको व्यवस्था बदलनी है, तो उसमें एक रोमांटिसिज्म का भाव होता है। उस शब्द भी जो निकलते हैं उसे रोमांसवादी भाव से निकलते हैं। दूसरा, जब आप सत्ता की राजनीति में आ जाते हैं तो वोट लेने के लिए जरा उस रोमांटिसिज्म को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब जिम्मेवारी और फैसले का समय आता है तो लगता है कि भाई कहां करना है। अब तो जो कुछ भी वो बोलेंगे वो फैसला उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर उनसे प्रश्न किया जाएगा। इसलिए मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है। हम लोग इसी पर बार बार बातें कर रहे हैं
कि भारत की राजनीति के बड़ी विडंबना है, हमारी त्रासदी है कि चूंकि भारतीय कांग्रेस के खिलाफ देश में एक असंतोष है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जैसे शहर में लोगों के असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब नहीं रही है। इसमें एक तीसरा पक्ष खड़ा होकर के जो भावना है उनको इतना उभारती है, खिलाफ में उभार करके एक हल्ला बोल और अनिल कपूर के नायक फिल्म के माहौल में जो एकदम से मन को पूरा ऐसा कर देता है कि कल ही देश में क्रांति और परिवर्तन हो जाना है, उससे उसको वोट मिल जाता है। लेकिन वो क्रांति या परिवर्तन लेकिन जब आप जाते हैं उनको, जब आप पहुंचते हैं उस पर नहीं परिवर्तन, अब उनको मालूम पड़ गया कि भाई दिल्ली में एक काम कराने के लिए तो आपको 3 विभाग में जाना है, पानी के लिए 5 मुख्यमंत्री से आपको बात करनी है, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो पुलिस के लिए गृह मंत्रालय से लेकर आपको स्वयं जो है जाना पड़ेगा, कमिश्नर क्या नहीं होना है, सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा, होम सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। अब जो कुछ भी कह रहे हैं आपको लोकपाल विलय हो ही नहीं सकता है जब तक सेंट्रल अनुमति नहीं देगी, ये बिल ही नहीं रखा जा सकता है यहाँ। तो सारे भारतीय संविधान और कानून के पाठ नहीं, तो फिर आप ये क्या नहीं जानते थे? हाँ, तो ये होता है कि फिर इस राजनीतिक देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति शासन का जिसको अनुभव नहीं है, जो भी व्यक्ति केवल आपके सामने क्रांतिकारी बात कर रहा है, उसके सामने निश्चित रूप से आपको ये सारे प्रश्न खड़े करने चाहिए। आप एक बार वोट देंगे आप ठगे जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे दूसरी शक्तियां भी सक्रिय होती हैं जो उनसे ज्यादा क्रांतिकारी भाषण कराती है। कई बार तो दिलीप जी ऐसा होता है ना कि किसी का विरोध कराना है तो कुछ ऐसे प्रश्न करवा देते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट करवा देते हैं जिसमें इस क्रांतिकारी टाइप के लोगों को बोलना पड़ता है, ताकि बहुत सारे हमारे देश में भी दुर्विसंधियां चल रही हैं, उसके भी परिणति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फेल्योर यह है कि जिस रूप में इन लोगों ने अपना हल्ला बोल अभियान चलाया, उसी रूप में उन लोगों ने अभियान चला करके और जनता के सामने सच रखने की कोशिश नहीं की। इसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई और कांग्रेस हारने के बाद इतनी सकुचाई हुई है कि वो सामने उतरने के लिए तैयार नहीं है। कितनी दुनिया बदल पाएंगे पुष्पेंद्र अरविंद केजरीवाल, या खुद बदल जाएंगे? क्योंकि स्वर और भाव तो बदल चुके हैं अब तक। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे तार काट जोड़ने के लिए। अब तार तो जोड़ दिए उन्होंने, अब नीचे उतर आए हैं वो जमीन पे, और उसके बाद अब उन्हें मीटर देखने जाना है कि मीटर क्यों तेज चल रहा है। तो जब वो खंभे पे चढ़े हुए थे उस वक्त तो कह रहे थे कि आप बिल मत दीजिए। अब बिल तो लोगों ने दिए नहीं और तार भी उन्होंने जोड़ दिए हैं। अब वो उस पद पे बैठ गए जहां बैठ के वो ये नहीं कह सकते कि आप बिल मत दीजिए। अब वो ये नहीं कह सकते कि साहब जो बिजली का बिल का मीटर है वो गलत चल रहा है। अब वो ये कहेंगे मुझे ठीक कराना है। ठीक कराने के लिए वो कहते हैं मुझे 4 महीने चाहिए, ऑडिट के लिए उन्हें 6 महीने चाहिए। तो 50% बिजली जो देने की बात है कि साहब वो 50% सस्ती बिजली देंगे, उसके उन्हें बहुत सारे वो मामला ढूंढने होंगे जो जोशीले भाषण आंदोलन में रामलीला मैदान पे तो दिए जा सकते हैं, लेकिन फाइलों की सच्चाई जो है वो उन्हें कल पता चलेगी शपथ लेने के बाद। तो वो अब कह रहे हैं कि मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, और कुछ वो बातें ऐसी कर रहे हैं कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। तो केजरीवाल कह रहे हैं मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो आप पार्टी है इसमें ये जुगलबंदी हो गई है कि सत्ता के बाहर कुछ भी को, सत्ता में आने के बाद आप सत्ता की बात करें, हम देखेंगे, हम करेंगे, हमें अभी बातचीत करनी है, पानी अभी आएगा। 30% दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पानी है ही नहीं। टैंकर माफिया को हम रातों रात समाप्त कर देंगे। ये टैंकर माफिया कांग्रेस और बीजेपी के लोग चला रहे हैं। ये तमाम बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी मोदी के खिलाफ, जिस तरीके से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वहां के पुलिस अधिकारियों की बीवियों को खड़ा करके, वहां के पुलिस अधिकारियों को भड़का करके, वहां एनजीओ के माध्यम से चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और कांग्रेस के गिराफ के चलते यहां भी वो आप पार्टी को आगे करके कांग्रेस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने के चक्कर में लगी हुई है। लिहाजा उसके पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं। आपका कहना सही है। उनको गलतफहमी थी कि केजरीवाल जो है केवल कांग्रेस विरोधी वोट काट लेगा, हम बच जाएंगे, उसी में तो चली गई है। चलिए, लेकिन उस पे तो चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन हरकेश जी, अब अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने वादे किए, आपने भी उन वादों को सुना, आपने भी भारत की सियासत को लंबे समय से देखा है।
किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आ रही है? अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, एक राजनीतिक जिनका लंबा अनुभव है, उस हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऊंट असल में पहाड़ के नीचे पहुंचा है। ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचा है। ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचा, अब पहुंचा है, अब उसको पहाड़ की ऊंचाई और अपनी ऊंचाई का ज्ञान होगा। लेकिन थोड़ा चलिए पहुंचा नहीं है, वो पहुंच नहीं रहा था पहाड़ के नीचे। ये आपने उसे ढकेल के कहा कि पहाड़ के नीचे पहुंचो। आपके ये सत्ता को यथास्थिति देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दे उठाए वो बिल्कुल सही मुद्दे थे। कांग्रेस ने के कुछ नेताओं ने, सत्ता के दलालों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और कॉर्पोरेट ने इस देश को लूटा है और दिल्ली के लोगों को बिजली के नाम पर जिस ढंग से चूना लगाया है, बिल्कुल सही मुद्दे उसने उठाया है। लेकिन इस सत्ता को ऐसा बना चुके हैं, अवधेश जी, मैं आपके पास आता हूं। गुंजाइश कम है। कांग्रेस की नेता थी, अभी तक कांग्रेस इस्तीफा दे दी है और आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके पास लौटता हूं। अलका लांबा है हमारे साथ फोन लाइन पे। और अलका लांबा से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी लंबी पारी के बाद वो आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खास बात देख के तो वहां गई, और अब आम आदमी पार्टी की चुनौतियां क्या होंगी दिल्ली में? अलका, नहीं, देखिए, मेरा 20 साल का राजनीतिक सफर रहा, जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑल इंडिया कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तक का सफर तय किया जी। और एक ही बात मैंने महसूस की, जिसको मैं लिखित तौर से पिछले 3 सालों से जो है सोनिया जी, राहुल जी को लगातार लिखती रही, जो हालात हमारे सामने उसके बारे में। पर 3 साल में मुझे कभी उनसे 5 मिनट का भी समय नहीं मिला मैं उनसे बात कर पाऊं। सबसे बड़ा अंतर आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में मुझे यही महसूस हुआ कि एक तरफ वो आम आदमी पार्टी है जो एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा फैसला आम आदमी के बीच में लेकर उसे शामिल करके जो है वो ले रही है, और दूसरी तरफ ऐसी एक पार्टी है जो बिल्कुल अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलना, उनको विश्वास में लेना भी जरूरी नहीं समझती है। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा था, भ्रष्टाचार की जो लड़ाई का जो है एक बीड़ा उठाया आम आदमी पार्टी ने, देश भर को आज जगाने का। दिल्ली सबसे बड़ा हमारा आम आदमी खड़ा हुआ, इसीलिए आज हम एक आम आदमी को कल मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखेंगे। तो मुझे लग रहा है आम आदमी जिस लड़ाई में शामिल हो चुका है भ्रष्टाचार की, तो हम इसको ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगा मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इसमें अपना योगदान। अलका, आप 20 साल से इस देश की सियासत को समझने का, आपने उसमें जीने का भी, आपने जिया भी है उसमें। आप कांग्रेस के संस्कार संस्कृति को भी बहुत बेहतर जानती हैं, और आप जानती हैं कि सरकार और सत्ता में लोग किस तरह से व्यवस्था चलाते हैं, और जब उस व्यवस्था को चलाना होता है तब, और व्यवस्था के विरोध में जब खड़ा होना होता है तब, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थितियां होती हैं। कल जो स्थितियां बनेगी वो आप सत्ता संभालेंगे, आप आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो सत्ता संभालेंगे। इसके बाद यहां से वो तमाम जो जन लोकपाल की जो बात करते थे, जो तमाम बड़े बड़े वादे करते थे, उनको पूरा करने की चुनौतियां क्या होंगी, ये बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो वायदे किए गए थे आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में बहुत सोच और समझ के किए थे कि कहां से कैसे चीजों को जो है वो किया जाएगा, संभव किया जाएगा आम आदमी जनता के लिए। और अब वो एक संवैधानिक जब शपथ लेंगे, तब अपने हाथों में जब चीजों को लेंगे, तो मुझे लगता है कि जब माइनस भ्रष्टाचार होगा तो बिल्कुल बहुत राहत मिलेगी। हर काम आप कहेंगी, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी आधे दामों पर, क्योंकि जो भी पैसा था वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल संभव हो पाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ईमानदारी से प्रयास, जो मुझे लगता है अरविंद जी जरूर करेंगे। पुष्पेंद्र आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पुष्पेंद्र। अलका जी, आप पार्टी लगातार ये कहती रही है कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शुंगलू कमेटी में उनका नाम है, सीडब्ल्यूसी के उस घोटाले में उनका नाम है। क्या आप पार्टी में जाके इस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने और शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आप पार्टी के अध्यक्ष और चीफ जो भी हैं केजरीवाल साहब, उन पे दबाव बनाएंगी? मुझे नहीं लगता अरविंद जी पर किसी तरह का कोई दबाव बनाने की मुझे जरूरत है, मैं अभी वहां पर आई भी नहीं हूं, लेकिन मुझे उन पे यकीन है। उन्होंने जन लोकपाल या जो अभी के कानून है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे सख्त करते हुए, मैं खासतौर पर सीडब्ल्यूसी की बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार जनरल वर्ड है, और जांच में जो भी सामने आएगा, अलका जी, ये तमाम सारी बातें अपनी जगह, भ्रष्टाचार बड़ा जनरल वर्ड है। सीडब्ल्यूसी की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं जिसके बारे में केजरीवाल करते रहे। आप कांग्रेस से निकल के गई, आपको तो पता होगा कौन कौन लोग लिप्त हैं सीडब्ल्यूसी में। इस मांग को खासतौर से, इस पे आपका क्या कहना है? जी, वहां सीडब्ल्यूसी आ गया,
जी रिप्लेस नहीं, मेरे को CWC में कौन था कौन नहीं, किसने क्या किया, मैं उनका जो है अकाउंट मेरे पास नहीं है, एक रुपए का। मैं एक छोटा सा सवाल है, आएंगे एक सिर्फ छोटा, ट्रांजेक्शन की जांच होनी चाहिए और बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो बिल्कुल सजाएं भी होनी चाहिए इस देश में। अलका, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा सरल सवाल है, हाँ जी। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कुछ परिवर्तन ला पाएंगे? कुछ नहीं, अपने आप को उन्होंने परिवर्तन ला दिया है। कल एक आम आदमी मुख्यमंत्री की शपथ ही नहीं लेगा, एक आम आदमी जो है वो मंत्री पद और पूरा कैबिनेट ये तो आम आदमी अभी तो आम आदमी से आपने है। और अगर आप और बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारी, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मैं जा चुकी हूँ, अभी भी मुझे जो जिम्मेदारी, मैं तो सिर्फ इतना पूछ, चुनाव से पहले जन लोकपाल की बात करते रहे, चुनाव से पहले तमाम वादे करते रहे, क्या उन वादों को जमीन पे उतार पाने की व्यवस्था के हिसाब से आप से मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वो इस काम को कर पाएंगे, बदलाव ला पाएंगे, या वो भी जिस तरह से धीरे धीरे भाव और स्वर बदलते जा रहे हैं वो आगे और बदल जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता बिल्कुल भी बदलेंगे, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो काम बिल्कुल होंगे। हमने जो आम आदमी पार्टी ने वायदे किए हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, मेरे उनके साथ खड़े होने का कारण भी यही था कि उनकी कथनी और करनी में मुझे कोई अंतर नहीं दिखा। वो आज भी बहुत मजबूती के साथ, तो पार्टी परिवर्तन के बाद ये तमाम तरह की बातें होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश। ऐसा है, केजरीवाल ने वादे किए हैं, हम समझते हैं जो भी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया होगा, जो कुछ भी वादे किए हैं, जरूर उस पर विचार किया होगा, सोच समझ के किया होगा। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए कई बार लोग कुछ बढ़ चढ़ करके भी वादे कर देते हैं और कई बार कुछ चीज़ें अज्ञानतावश भी कर दी जाती हैं, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर अगर कोई बिल भी लाना है तो सेंटर से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है जी। तो इस तरह की चीज़ें बगैर जाने, अगर वो जान करके किए हैं तब तो वो अपना करेंगे अपने ढंग से, लेकिन अगर बगैर जाने उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं तो उसके लिए उनको परमिशन यहाँ से लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर जो कोई जायज़ काम करना चाहेंगे तो उसका परमिशन भी उनको मिलेगा जी। लेकिन ये है कि जब जिम्मेदारी आ जाती है तो असलियत को समझना पड़ता है जी, और ग्राउंड रियलिटी को समझ के ही आप काम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जज्बात में आदमी बोल जाता है, कई बार किसी का विरोध करने के लिए वो बोल जाता है, लेकिन जब वो रियलिटी को, वास्तविकता को समझता है तब उस समय उसके होश भी ठिकाने आ जाते हैं जी। तो अभी इनको बहुत सारे, अब चूंकि एक जिम्मेदारी आ गई है तो जिम्मेदारी आने के बाद उनको अब रोजाना की उन तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा और ये उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे कि कैसे हल किया जाए। अभी आपने देखा CNG वाला ही मामला है, जो 4.5 रुपये अभी बढ़ाया है CNG वालों ने, उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब वो पता नहीं कौन सा कोर्ट का फैसला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई कोर्ट का ऐसा फैसला है तो एक बार आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है ये कहने के लिए कि साहब ये फैसला बदला जाए, उसको रिव्यू किया जाए जी। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने जी, जी। लेकिन आज की परिस्थिति में अभी तो उनको वोट लेने के बाद अपना बहुमत साबित करना है। बहुमत साबित करने के बाद फिर उनको इन सब तमाम संघर्षों, लड़ाइयों में पड़ना पड़ेगा। वो कोशिश, मैंने एक चीज़ उनका और देखा कि वो एक जो अपना जनता दरबार लगा रहे हैं उसमें तमाम इंडिविजुअल्स की समस्याएं वो ले रहे हैं। तो एक तो इंडिविजुअल की समस्याएं हैं, उसको आप किस हद तक हल कर पाएंगे, लोग करते रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके पहले भी तमाम स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स यहाँ भी सेंटर में होते थे, लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं पर भी ध्यान देते थे। लेकिन एक होता है जनरल पॉलिसी बना करके तमाम समस्याओं का निराकरण करना, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए इनको अपनी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, उसके कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कानून नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ बने हुए कानूनों को सख्ती से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो भ्रष्टाचार आज रग रग में व्याप्त हुआ है, अब यहाँ पर तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक MCD है,
एमसीडी का काम किस तरह हो रहा है और कैसे वहाँ पर कोई काम अगर आपका पड़ जाए तो आप देखिए उसमें क्या क्या तमाशे होते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को नाक रगड़वा देते हैं, बगैर पैसा लिए काम ही नहीं करते। कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दिल्ली में हैं। अच्छा, ये एनडीएमसी एक अलग संस्था है, एनसीडी है, एनडीएमसी है, केंद्र की सरकार है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है बाबू पर एक बहुत नहीं वो टिप्पणी, वो सवाल का भी उत्तर आ जाएगा। देखिए, ये जिसको ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी के बेईमानों ने, दलालों ने, अपराधियों ने, देश के कॉर्पोरेट सेक्टर ने, इन लोगों ने उस ग्राउंड को ही ऐसा बना दिया है जहां ईमानदारी से और काम करना, जहां जनता की आवाज को जहां तक पहुंचना, उसके अनुसार निर्णय होना कठिन हो गया है। उसमें अगर कोई बड़ा, मैं केजरीवाल, कोई भी आदमी जो ये कहेगा कि बदलाव करूंगा तो उसको अव्यवहारिक कहा जाएगा, ये नहीं है। नहीं, ये बात नहीं। अगर केजरीवाल ने घोषणा किया नहीं, बिजली में लूट है तो गलत क्या है, पानी में पैसे अगर आपने आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है जो नहीं वो बात करें उस पर आपने ग्राउंड रियलिटी है, एकदम ग्राउंड रियलिटी आपने गलत बनाया। बदलना है क्या खिलाफ संरचना बना किसी की बात अगर कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला बदलने कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो दूसरी बात हो गई। नहीं तो वही ग्राउंड रियलिटी। सवाल यह है बात का फैसला भी कैसे हुआ कोर्ट में, खाली भ्रष्टाचार खिलाफ मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतना सारा बोलने के बाद पुष्पेंद्र हमारा समय खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो भाई, बात कह रहे हैं ये कौन कह रहा है नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ सारे बेईमान रहे 50 साल से देश को लूट रहे, एक आदमी आया है, मैं उसके दूसरे कारण से विरोध करता हूँ, खाली अकेले बोलना ही पड़ेगा। 50 साल से आप बड़े ईमानदार बने हुए हैं। हरकेश ऐसे ईमानदार तो है नहीं है, आपसे ज्यादा ईमानदार मैं हूं। ठीक है, तो क्यों आप बात नहीं करने दे रहे? आप क्यों ना कहें, जब आपको तो करना पड़ेगा। समय मैं बोल रहा हूँ, समय आप मत इंटरफियर नहीं, कैसे इंटरफियर मत कीजिए। आप लगातार इतनी देर तक आप बिल्कुल बोलता रहे। अगर बुलाए आप इनको बुलाएंगे, हमारे तब नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप ज्ञानी बने हुए हैं, मैं जान रहा हूँ आप कितने ज्ञानी। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि एक बात जो हरकेश भाई ने कही है, मैं ये पूछ रहा हूं कि केजरीवाल IRS से निकले हुए हैं, योगेंद्र यादव देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट हैं, क्या जिस वक्त ये लोकायुक्त का वादा कर रहे थे इनको पता नहीं था कि विदाउट केंद्र की परमिशन के ये आएगा नहीं? क्या इनको नहीं पता था कि पूर्ण राज का दर्जा दिल्ली के अंदर किसी और को नहीं देना है, केंद्र सरकार को देना है? जहां तक बिजली पानी की बात है, अभी शपथ लेने दीजिए। जो कह रहे हैं अवधेश भाई कि इन दलालों ने, इन सब ने बिगाड़ दिया है और इस देश में एकमात्र जो है ईमानदार आदमी केजरीवाल की जो शक्ल में नजर आए, वो सब एक ही रात में साफ कर देंगे। अगले 24 घंटे बाद पता चलेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप पार्टी के क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल अलग बात कर, पूरी बात हम बात कुछ और कर रहे हैं। ये कुछ बात सुन अवधेश भाई, आप कौन कह रहा है कि केजरीवाल बेईमान है या बेईमानी करवाना चाहते हैं? नहीं कर एक रात में कोई आ गया, अरे उसका मजाक क्यों उड़ाते हो? आपकी बात नहीं है, मैं उसकी बात को कहता हूं। अरे समय खत्म हो गया पुष्पेंद्र, अवधेश जी कोई बात कर रहा है, जब ये बात बोल रहे थे